आज बिग फाइट में चर्चा किताबी सुर्खियों से के साथ जुड़े धमाकों से। बुक बम आखिर किस तरह से कांग्रेस में लगातार एक के बाद एक किताबें आ रही हैं, इस किताबी सीजन के क्या असर हो सकते हैं कांग्रेस की राजनीति पर। हमारे साथ कांग्रेस को समझने वाले और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी अब हमारे साथ जुड़ गए। ओम सैनी जी, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से किताबों का सीजन चल चला है, लगातार गिरिराज जी उस पक्ष में बचाव की मुद्रा में नजर आते हैं, लगातार उन मुद्दों को दरकिनार करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन किताबों को सिर्फ विवादों को जन्म देने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पैदा किया गया है। आपकी क्या राय है इस तरह की किताबें और इस दौर में क्यों आ रही है? चाहे संजय बारू की किताब हो चुनाव से पहले, उसके बाद अब दमन सिंह की किताब आ रही है, जब मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को लेकर चर्चा की जाती है। देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस में जो पिछले कुछ सालों में, मतलब कुछ दशकों में, जो आंतरिक जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हुई है और साइकोफेंसी को बड़ी जगह मिली है। साइकोफेंसी से और जिस तरीके की चर्चा की जाती रही है, लोग अपनी आवाज़ दबा के रहते रहे और कुछ बोले नहीं। नटवर सिंह या दूसरे लोग, संजय बारू जैसे लोग जो बड़े उनके वफादार कहे जाते थे, वो अपनी दमित उन सारी बातों को किताबों के माध्यम से पेश करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में जो खुलापन था वो धीरे धीरे कहीं कैद हो गया है और ये समझना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप को कि हमारे साथ में लोग संवाद करते हुए कतराते हैं, डरते हैं, चाहे हमारे साथ में रहते हों, हमारे वफादार हों, लेकिन जब कभी भी उनको स्वतंत्रता मिलती है तो फिर कितने बेबाक होकर के बात कहते हैं। नटवर सिंह की किताब इसका ताज़ा उदाहरण है। जिस तरीके से नटवर सिंह ने सब कुछ लिखा है, ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि नटवर सिंह का अपना एक चरित्र है। नटवर सिंह जिस तरीके से सूरजभान में जो उन्होंने लिखी है पहले किताब महाराजा सूरजभान, उसमें जिस तरीके से चर्चा करते हैं तो लगता है एक जाति विशेष के प्रतिनिधि हैं वो, और साथ साथ में उनमें अपना फ्रस्ट्रेशन भी है। वो कई जातियों को संबोधित करते हैं, उसमें कहते हैं वॉक विद रेड लॉयन जब लिखते हैं तो उसमें लगता है कि चंद्रा स्वामी के वक्ता के तौर पर वो बोलते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। तो उनके कई सारे स्वरूप हैं और वो चूंकि इस परिवार से तो एक बड़ा सवाल हो जाता है कि फिर द वन लाइफ इज नॉट इनफ में वो किसका रोल अदा करना चाहते हैं? वो सच कह रहे हैं कि वन लाइफ इज नॉट इनफ, क्योंकि उनकी जितनी किसके लिए? नटवर सिंह के लिए, गांधी परिवार के लिए या कांग्रेस के लिए? मुझे निश्चित रूप से लगता है कि नटवर सिंह तो अपनी बात बयान करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो सारी बातें जो मैं जानता हूँ, अगर मैं बयान करना चाहूँ तो एक जिंदगी उसके लिए काफी नहीं है, इसीलिए सीक्वल की भी तैयारी उन्होंने कर ली। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश चौधरी हैं बीकानेर से। बताएं उमेश जी, क्या सवाल है आपका? श्रीमान जी, एक कहावत है कि घर का बेदू लंका ढाए जी, बड़ी एक सीधा कहावत है, और शायद नटवर सिंह जी ने यही बात कर रहे हैं जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर नटवर सिंह जी को जब कांग्रेस पार्टी से निकाला गया, क्या वजह रही, वो उस वजह का खुलासा नहीं कर रहे हैं। उस वजह की जो दर्द था उनके मन के अंदर, उसके लिए अब वो क्या है, बीजेपी का सहयोग लेकर के और एक कांग्रेस को बदनाम करने की क्या कोशिश नहीं है? जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ओम सैनी जी, आप इस पर साफ जवाब देखिए, ये कांग्रेस को अपना आत्मनिरीक्षण तो करना चाहिए। उनका डेमोक्रेटिक स्वरूप दिन ब दिन कमजोर हुआ है। एक परिवार विशेष के लिए एक आस्था पैदा हुई है। कांग्रेस की अपनी जो विचारधारा है उसको लोग भूल रहे हैं। कांग्रेस एक नए स्वरूप में है, तो उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए। खासतौर जो सशक्त लोग हैं, यानी राहुल गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ खुलापन पैदा हो, लोग बोलने की हिम्मत जुटाएं, स्पष्ट रूप से कह सकें। ऐसी एक संस्कृति की फिर से रचना होनी चाहिए जो निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में या इंदिरा गांधी के वक्त तक थी। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव भी जब जाते हैं 2000 में, वो एक किताब लिखते हैं द इनसाइडर, उसमें भी ऐसे ही कुछ राज लिखे होते हैं। देखिए, नरसिम्हा राव साहब की तो अपनी दमित इच्छाएं थी। नरसिम्हा राव साहब तो पहले कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन्होंने कि नेहरू लेगेसी को टोटली किल करने की बात की। उन्होंने कहा कि विचारधाराओं का जमाना ही गया। कांग्रेस का पतन वहीं से प्रारंभ हुआ जहां से नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि अब विचारधाराओं का जमाना नहीं, अब एक ग्लोबलाइजेशन का दृश्य आ गया है और हमें ऐसे विश्व के साथ में चलना है जहां पर विचारधारा नहीं, एक ही जगह से सारा सब कुछ सिलसिला बनेगा। जी, गांधी परिवार को हमेशा चुना जाता है। मैं एक किताब का जिक्र करूंगा। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे आर.डी. प्रधान, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया। इस किताब में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से राजीव गांधी के आवाज पर लिट्टे के जासूस सक्रिय थे। राजीव गांधी की मौत के बाद ये किताब आई। जब ये हादसा हो जाता है, बम धमाके में उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद ये किताब आई। आपको क्या लगता है, एक लेखक के नाते इस तरह के विषय गांधी परिवार को चूज किया जाना, क्या लगता है अजय जी? देखिए, इस तरह के विषय किताब के माध्यम से आए तो ये कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। किताब तो क्या है, एक सार्वजनिक चीज़ होती है,
उसमें कोई व्यक्तिगत इस प्रकार के आक्षेप हों या व्यक्तिगत किसी की छींटाकसी हो, उससे दूर रखना चाहिए किताब को, क्योंकि किताब एक बड़े समाज की पढ़ने के काम आती है और एक बड़ा समाज का दर्पण होती है। तो हमें उसको एक बड़े उदार भाव से लिखना भी चाहिए और पढ़ने वालों को भी उसको उसी आधार लेकिन जिस तरह से ओम सैनी जी ने जिक्र किया, कई बार ये कुंठाओं के रूप में भी सामने आती है दबी, लेकिन उसमें सच होता है। तो क्या समाज को वो हक नहीं है कि उस सच से रूबरू हो? नहीं, दमित इच्छाएं एक तो होती है व्यक्तिगत दमित इच्छाएं, और एक ऐसी दमित इच्छाएं जो हम भले ही व्यक्तिगत हों लेकिन एक समाज का एक दर्पण के रूप में काम आए, वो दमित इच्छाएं। दूसरे लोग भी उन इच्छाओं से, उन दमित भावनाओं से थोड़ी जागृति महसूस करें। तो मैं सोचता हूँ कि किताबों में जो कुछ आ रहा है इन दिनों, जिनकी चर्चाएं आपने भी की हैं, तो वो केवल व्यक्तिगत दमित इच्छाएं, केवल मुझे पद नहीं मिल रहा है या मैं अब हाशिए पर आ गया हूँ तो मैं अब चर्चाओं में कैसे आऊँ, मुख्य धारा में कैसे आऊँ। ओम सैनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, ये बड़ी आदर्शवादी बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम का प्रभाव हम पर इतना पड़ा है कि जिस तरीके से वहाँ पर लोग अपनी स्वीकारोक्ति करते हैं, अपने अपराध भी स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियाँ भी मानते हैं और उसके साथ साथ में दूसरों के बारे में कहने से भी नहीं सकुचाते हैं। तो वो इम्पैक्ट हमारे देश में भी पैदा हो रहा है। इस तरीके से राजनेता और नौकरशाह और लेखक लिखने लगे हैं, जो बात नहीं कही जानी चाहिए वो कहने की बात करने लगे हैं। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते थे, बड़ी आइडियल रही है, लेकिन अब वो आदर्शवाद का ज़माना गया, वो नैतिकता का सिलसिला नहीं है, समाज में सारे कुछ बदल रहे हैं। तो ऐसे में नटवर सिंह जैसे लोग अगर ऐसा बोलते हैं तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि लेकिन जो इतिहास जानता है, जो उनकी सारी गतिविधियों से वाकिफ़ है, उसको इस पर कतई एतराज़ नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से अपने पुत्र के साथ में जो कुछ हुआ और जो उन पर अपराध स्थापित हुआ, तेल बेचने वाला जो सिलसिला हुआ, तेल के बदले अनाज, तेल के बदले अनाज, उसके बाद में जिस तरीके से वो कांग्रेस पे बिगड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर उसके बाद में क्या रह जाएगा, तो मुझे बोल देना चाहिए। और लगता है ये सही मौका है, चोट की जानी चाहिए। मैं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है गिरिराज जी, आपकी पार्टी जब बाहर जाती है, किसी सार्वजनिक मंच पर होती है तो चर्चा होती है, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है। गिरिराज जी तो खुलकर बोल लेते हैं, लेकिन ऊपर जाकर क्या हो जाता है? क्या इस कारण ये दबी भावनाएं सामने आती है? देखिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी अगर अंदर की अंतरात्मा है उसको मार के यदि आदमी रहता है तो वो आदमी अपने आप को फिर इंसान नहीं कह सकता। अगर उसको नटवर सिंह जी ने जो कहा, जो लिखा, नटवर सिंह जी ने ये बात बिल्कुल सही कही, कोलरो ने भी सही कही, आपके जनरल जो राय आ रही है कि जिस समय आदमी पावर में रहता है उस समय व्यक्ति क्यों नहीं बोलता है। और जैसा इन्होंने कहा कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, वो व्यक्तिगत कुंठाओं को, व्यक्तिगत इच्छाओं को या आरोप लगाने के लिए या इंस्टेंट पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं होता साहित्य। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, साहित्य होता है समाज का दर्पण। साहित्य में ऐसी बातें होनी चाहिए जो समाज को सीख मिले, समाज को दर्पण मिले। ये किताब जो है, ये किताब निश्चित रूप से एक स्टंट है जो पब्लिसिटी पाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। संजय बारू ने तो खुद ने स्वीकार किया था अपनी किताब के लिए कि पब्लिशर का दबाव था कि ये किताब अभी न, लेकिन उनकी इस बात को क्यों आप स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने अपने अनुभव जो थे पीएमओ के, उनको ही किताब में अंकित किया? अगर संजय बारू जी के अनुभव थे तो संजय बारू जी जिस समय पीएम हाउस में थे उस समय क्यों नहीं ना बोला? जब सेकंड टाइम उनको रिपीटेशन नहीं मिला उस समय उनकी अंतरात्मा जगी। ये अंतरात्मा नहीं थी, ये कुंठा थी उनकी, ये उनके अंदर दबी हुई जो थी। और कुंठा में सच था कि झूठ? तो इसलिए क्या है कि वो कुंठित व्यक्ति जो होता है ना, वो अनर्गल बातें करता है। बाकी जो आदमी यदि मोरल वाला आदमी होता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस समय कहता है जिस समय बात ना उसे अच्छी लगती है या खराब लगती है। चलिए, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। दरअसल जब वो लेट से आई तो मेरे जहन में ये सवाल था कि क्या बीजेपी क्यों बच रही है, क्या बीजेपी में कोई किताब नहीं लिखी जाती, क्या कारण है आखिर? ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पल हम लौटेंगे, आप बने रहिए। शुद्धि के लिए होती है, क्योंकि जब तक ये पार्टी में रहते हैं तब तक तो ये कोई किताब लिखते नहीं है, और जब इन्हें पार्टी दरकिनार कर देती है फिर किताबों के माध्यम से अपनी भड़ास निकालते हैं। पार्टी में होते हैं तब तो मतलब ये इनको किताबों की सुध आती नहीं है, और जब ये पार्टी से अलग हो जाते हैं, जब इनको किताबों की अपनी भड़ास निकालते हैं। मतलब ये नटवर सिंह जी ने एक किताब लिखी है अपने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में, तो कुछ ना कुछ उस तथ्य में सच्चाई जरूर होगी, क्योंकि उनके बिल्कुल खास आदमी थे वो। और उनके बाद खोतेदार जी ने भी किताब लिखने की घोषणा कर दी है, आजकल में वो भी अपनी किताब का विमोचन कर रहे हैं।
बड़ा सवाल था कि क्या हाशिए पर आकर किताबें सियासत चमकाने के लिए लिखी जाती है। बिग फाइट में आज का सवाल था, इस पर राय हमें मिली। 63% दर्शक मानते हैं कि हाँ, किताबें सियासत चमकाने के लिए लिखी जाती हैं और 37% शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनको लगता है किताबें सच पर आधारित भी होती हैं। मैं ओम सैनी जी पहले आपके पास आना चाहूंगा। एमओ मथाई ने एक किताब लिखी थी, रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज। लगातार गांधी परिवार कहीं ना कहीं किताबों के साहित्य के केंद्र में होता है, इसका क्या कारण है? बिक्री की बात है या फिर विवाद जुड़े हुए हैं? लंबा इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ से कई तथ्य ऐसे मिलते हैं जिनको देश तक पहुँचाना जरूरी होता है। देखिए, ऐसी आपका जो बड़ा ख्याल है बहुत अच्छा है कि देश तक पहुंचाने वाली बात ये तो होती ही नहीं। कुल मिलाकर के एक तो मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि चीज़ को कैसे बेचा जाए, दूसरा लोगों के अपने फ्रस्ट्रेशन हैं। देखिए, पश्चिम में ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, पश्चिम में ईमानदारी के साथ में बात कहने का एक तरीका है किताबों के माध्यम से। लेकिन हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये फ्रस्ट्रेशन के साथ में आ रहा है, ऑनेस्टी के साथ में नहीं आ रहा। भाई, आप खामोश रहते हैं तब तक लगातार वकालत करते हैं, हाशिए पर आकर ये अनुभव हाशिए पे आने के बाद हैं। फिर आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिन पे यकीन नहीं होता। एमओ मथाई की बातें भी ऐसी ही बड़ी भदेश बातें कही हैं जिसपे यकीन नहीं होता। उसी तरीके से जैसे नटवर सिंह जी फरमा रहे हैं, इनका जैसा चरित्र रहा है, जिस तरीके से प्रचार करते थे इंदिरा गांधी जी के लिए, राजीव गांधी जी के लिए या सोनिया जी के लिए, अचानक उनको सब कुछ बड़ा उल्टा नजर आता है तो इसमें आश्चर्य होता है। तो इनकी साख भी नजर नहीं आती और पाठक इस बात को ठीक से समझता है कि किस लिए लिखी गई है, क्यों लिखी गई है और किस लिए कहना चाहते हैं। सुमन शर्मा जी, एक बड़ा सवाल है कि जब संजय बारू ने किताब लिखी तो पूरी की पूरी बीजेपी ने 5 सवाल दाग दिए थे कांग्रेस के ऊपर कि इनका जवाब दीजिए, बारू साहब के इन तथ्यों पर जवाब दीजिए। नटवर सिंह जी की बात आई सामने तो एक बात और सामने आई कि त्याग वाली बात नहीं थी, अंतरात्मा की आवाज नहीं थी। राहुल गांधी की आवाज पर सोनिया गांधी ने बैकफुट पर आने का फैसला लिया। उसके बाद कहीं बीजेपी किसी मोर्चे पर नजर नहीं है। देखिए, ये ऑटोबायोग्राफी का एक कल्चर हिंदुस्तान का जो रहा है कि किताबें लोग लिखते हैं। जैसे अभी मैं खंडेलवाल जी की बात सुन रही थी, गिरिराज जी भाई साहब कह रहे थे कि फ्रस्ट्रेटेड लोग ऐसा करते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो अपनी कुंठा निकालते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और किताबों की राम कहानी की यदि बात करें कि हम लोग के फ्रंट पे आने की बात है, ये इनका इंटरनल मामला था। नटवर सिंह जी कांग्रेसी बहुत पुराने रहे हैं और गांधी परिवार के बहुत ही लॉयल भी रहे हैं। उनके दुखी दिन, बुरे दिन में बहुत साथ रहे वो। तो जो घटनाक्रम होता है, अगर वो अपने किताब से अभिव्यक्ति करते हैं तो उसको आप एकदम सिरे से खारिज कर दीजिए कि नहीं, ऐसी बात हुई ही नहीं। ऐसा होता है कि सत्ता से बाहर जाके कांग्रेस में असर खत्म हो जाता है और ऑटोबायोग्राफी तो अनुभव के बाद ही लिखी जाती है। वो रहते हुए, जैसे कह रहे थे कि बारू साहब ने पीओमओ में रहते हुए किताब क्यों नहीं लिखी, वो कैसे लिखते? वो अनुभव के बाद ही आने से पहले हम लोगों ने एक चर्चा की, चर्चा में हमने कहा कि पश्चिम में ये परंपरा रही है कि राजनेता और नौकरशाह या इंडिविजुअल्स लिखते रहे हैं और उसको स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम लोग जो कुछ होता है तत्काल बोलते हैं जी। जैसे राजस्थान में मुझे याद है कि जब कुंभाराम चौधरी कांग्रेस पार्टी में थे और पहली बार जब यहाँ पर रिवोल्ट हुआ कांग्रेस के खिलाफ, तो जो ढेबर उस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करते थे खुलकर के बोले, ये नहीं कि जब सब कुछ चुक गया और उसके बाद में आकर के कांग्रेस के खिलाफ कुछ किताब लिखी, ऐसी वाली बात इसमें अंतर है सर। नटवर सिंह ने जिस तरीके से किया है, मैं इसी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ऑटोबायोग्राफी तब ले, जैसे अब मार्गरेट अल्वा जी भी लिख रही हैं, उनकी भी किताब आने वाली है। ये तभी होती है कि जब आपका काल जो है वो संपूर्ण हो जाए और अपने पूरे जीवन के अनुभव को आप डालिए। वो पहले कैसे लिखेंगे? जो भी बात है, जैसे नटवर सिंह जी उस समय क्यों बोलेंगे? बीजेपी में तो अमूमन ऐसा नहीं आता। आप ऐसा कहना चाह रही हैं, फिर आप क्या बात करेंगी? चाहे बात जसवंत सिंह जी की हो, जिनको आपने भी रास्ता बाहर दिखाया, उन्होंने भी किताब लिख दी। उन्होंने भी लिखी थी, विषय बहुत चर्चित भी हुआ था और सारी चीजें गोविंदाचार्य जी भी लिखते रहते। लिखने वाले, देखिए, ये जो लोग लिखने पढ़ने वाले होते हैं और एक ये देश के बहुत प्रबुद्ध वर्ग लोग के बारे में जानना भी चाहते हैं। बहुत चीजें, देखिए, वो कितनी मलाई लगा के बाहर आती है वो दूसरी चीज है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी बहुत ईमानदारी से लिखी जानी चाहिए और लिखी भी जाती रही है। चलिए गिरिराज जी, मिलावट और राजनीतिक ढंग से देखने की जरूरत नहीं है। भूल जाएंगे सुमन जी के साथ में चलती है वो बात ना, कि एक परंपरा रही है उमा भारती की, वो उसी वक्त तत्काल बोलती रही है, वो लिखने का इंतजार नहीं किया उन्होंने, वो अलग चीज लेकिन है। गोविंदाचार्य ऑटोबायोग्राफी में नहीं आ सकती है, करते हैं जसवंत सिंह इंतजार करते हैं। नहीं, ऑटोबायोग्राफी में सर आप बहुत बुद्धिमान हो। चलिए, मैं अजय जी आपके पास आखिरी दौर की बात है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस तरह की जो तस्वीर नजर आती है, क्या राजनेताओं को आपको लगता है कि किसी लेखक का सहारा लेना पड़ता है? जो तस्वीरें सामने आती है, अगर इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इस पर विवाद पैदा ना हो, ये तथ्य परख लगे, सच लगे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? कैसी चीजें ये सामने आएंगी?
देखिए, लेखन जो है उसके लिए तो अलग चीज़ें हैं, और ये जो राजनीतिक या प्रशासनिक लोग या कुछ बड़े पदों के लोग जो लिखते हैं, ये इनका लिखने का ढंग और उद्देश्य अभी स्पष्ट हो चुका है। ओम सैनी जी ने भी कहा, पश्चिम में जिस तरह से अपनी स्वीकारोक्ति परंपरा है, वो स्वीकारोक्ति की परंपरा धीरे धीरे भारत में आ रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे आ रही है, मगर उसमें ईमानदारी कितनी है? भाई, अगर हम अपनी बात को लिखना चाहते हैं तो सारी बातें लिखें, हम अपने जीवन की तमाम अनुभवों को लिखें, हम छोटे बड़े सभी अनुभवों को लिखें। ऐसा नहीं कि हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ अगर बैठ लिए हैं, बातचीत कर रहे हैं तो उसको ही लिखें। इस तेल वाली बात उन्होंने उसमें नहीं लिखी है अपनी पुस्तक के अंदर, अपनी खामियां कहीं दर्ज नहीं की हैं। भाई, अगर वही खामियां भाई हम अगर किसी छोटे व्यक्ति के साथ भी अगर जुड़े हुए हैं तो हम उसके साथ की संवेदनाएं भी व्यक्त करें। ऐसा नहीं कि हम किसी एक बहुत बड़े पद के साथ जुड़े हुए हैं तो उसकी ही संवेदनाएं व्यक्त करें। तो हमें इस बात की ईमानदारी रखनी चाहिए। एक बड़ी चीज है। सुमन जी, कांग्रेस में तो किताबें लिखी जाती है, बीजेपी में ये कल्चर इतना ज्यादा नहीं है। कारण क्या है कि वो जो साफगोई वाली बात है कहीं वो बाद में नजर नहीं आती, या पार्टी का दबाव रिटायरमेंट के बाद भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लिखना और ये अपने कहीं पार्टी के दबाव में ये सब चीज़ें नहीं, तो जिनके शौक होते हैं वो लिखते हैं। हर लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखता है। तो देखिए, जहाँ अभी कह रहे थे ये कि कुंठाएं तो कई होती है लेकिन दब जाती है और वो बाहर उजागर नहीं वो होती। सारी बातें, लेकिन वो हाईलाइट वो बातें हो जाती हैं जो समाज और दुनिया देखना चाहता है। वो उसमें पूरी किताब अब उन्होंने नटवर सिंह जी की पढ़ेंगे तो उनकी बहुत सारी बातें होंगी, पर ये पर्टिकुलर बहुत हाईलाइट क्योंकि हाई प्रोफाइल मैटर था, इसलिए ये उठ जाती है, ये चर्चा में आ जाती है। जैसे कोई फिल्म लॉन्च होने वाली होती है और कोई ना कोई वजह से अगर फिल्म में कुछ हो तो वो फिल्म बड़ी हिट हो जाती है, बाद में पता चलता है कि वो इशू इतनी जंप हुई कि वो फिल्म हिट हो गई। तो वैसे ही नटवर सिंह जी की इस किताब में ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि अंतरात्मा की आवाज़ या नौटंकी या ढोंग या डर, ये तीन चीजें थी जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी बात हो गई, इसलिए किताब चर्चित हो गई। एक बात हो कि भारतीय जनता पार्टी भी नई पार्टी है। जनसंघ के नेताओं ने जनसंघ के नेताओं ने खूब लिखा है, दत्तोपंत ठेकड़ी ने लिखा है, दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो मुद्दे अलग नहीं लिखा। जनसंघ के नेता उन्होंने खूब लिखा है, गुरु गोलवलकर ने लिखा है, एकात्म मानववाद पे लिखा है, अपने गुरुओं के बारे में लिखा है, देश की संस्कृति के बारे में लिखा है। अभी ये लिखने चलिए गिरिराज जी, मैं अब ये जानना चाहूंगा, दमन सिंह की किताब आएगी, ये तो आपका दावा है कि कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन विवाद का शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया है। पार्टी के अंदर उनको स्वीकार नहीं किया जाता था, उसके बावजूद थे। 2009 में आपको भरोसा नहीं था कि आप सत्ता में आएंगे, उसके बावजूद आप सत्ता में आए, ऐसा मनमोहन सिंह की बेटी कहती है। उनका कहना है कि साफ तौर पर राहुल गांधी से वो नाराज थे, उनसे कई लोग नाराज थे, और उनके पिता किसी तरह के चालाक राजनेता नहीं थे, बस किसी तरह से अपना कार्यकाल करना चाहते थे। देखिए, ये सब बातें जो है वो भविष्य के गर्भ में है। आप जो कह रहे हैं दमन सिंह के लिए, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा है ये सब बातें। नटवर सिंह जी के मामले में जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा सुमन जी ने कहा कि जीवन के हर पहलू को उसमें लिखना चाहिए और वो बातें सामने नहीं आती है। अगर नटवर सिंह जी की इस किताब के अंदर उनके जो दूसरे पहलू थे वो भी यदि इसमें लिखे हुए होते तो मीडिया आज इतना जागरूक है, वो हर पहलू सामने आ जाता। नटवर सिंह जी ने जो कंट्रोवर्सी थी खाली उसी पक्ष को लिखा है, दूसरे पक्ष को जीवन के को नहीं लिखा। जैसा कई कॉलरों ने कहा कि नटवर सिंह जी ने तेल वाला जो मामला था वो उसको नहीं लिखा, उनकी बच्ची ने सुसाइड किया, क्या कारण थे परिवार के, उनकी बहू नताशा सिंह ने आत्महत्या की, क्या कारण थे, क्यों ऐसी परिस्थिति इतने बड़े परिवार में पैदा हुई, ये सब बातें भी लिखनी चाहिए। फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से गिरिराज जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मुद्दे शामिल नहीं हो सकते थे उसमें, क्योंकि मुद्दा गांधी परिवार के साथ रिश्तों को लेकर और उसके अनुभवों पर आधारित था। इसका मतलब कि मकसद ओरिएंटेड किताब थी, ये किताब है, यानी कुल मिलाकर के वो गांधी परिवार को ही लक्ष्य करके पुस्तक लिख रहे थे। ये कोई उनकी वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक लक्ष्य बना करके लिखा है। और चूंकि वो लिखाड़ हैं, उन्होंने महाराजा सूरजभान पे भी लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा वो उन्होंने बेईमानी के साथ में लिखा है, समान रूप से चीज़ें नहीं डाली। अगर समान रूप से डाली होती, अपनी बातें भी लिख दी होती कि हम लोग वो कैसे किन का मामलों में उलझे रहे हैं, तो उसके बाद में इस किताब की इज्जत बढ़ जाती, इसकी वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन अब वैल्यू नहीं बढ़ रही। अब यूँ लगता है कि बस एक विवाद के साथ में एक लक्ष्य बना करके एक पर्टिकुलर खानदान को, जिसके वो वफादार कहे जाते थे, उसको लांछित करने के लिए किताब लिखी है। चलिए, आज इस खूबसूरत चर्चा में आप सभी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से हम यहाँ विदा लेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।